अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुज़र आज़म है और मैं डाउ मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिस टॉपिक का नाम है प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। कि हमारे बॉडी में हम जो भी टॉपिक दरअसल पढ़ रहे हैं वो है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। जब पेपर में सवाल आएगा कि डिफाइन ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो आप सिर्फ ब्रोंक्यूल तक लिखोगे। ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है। और फिर आखिर में लिखोगे द गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ एल्वोलाई बिटवीन एल्वोलाई एंड द ब्लड, यानी कि आखिर में क्या लिखोगे कि गैसेस का जो एक्सचेंज होता है ना वो एल्वोलाई के लेवल पे होता है। सो गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ एल्वोलाई एंड एयर स्पेशली ऑक्सीजन इज टेकन by the blood and carbon dioxide is given by blood to the alveoli which is later on breath out। ठीक है, तो ये आपका सवाल पूरा हो जाएगा। अगर अब पेपर में आ जाए कि प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग को डिफाइन करो, खैर ये आता नहीं है, सिर्फ पेपर में आएगा कि डिफाइन ब्रीथिंग। ठीक है, एंड फर्दर एक्सप्लेन्स व्हाट इज़ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो ब्रीथिंग की डेफिनेशन और इसके साथ साथ इसके जो मैकेनिज्म है दैट इज़ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ये पेपर में आते हैं। ठीक है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंसेस में के तौर पे भी आ सकते हैं और नॉर्मली वैसे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यार ब्रीथिंग का प्रोसेस क्या है? हमें पता है कि जो रिस्पायरेटरी सरफेस है हम इंसानों की, वो लंग्स के अंदर बहुत बहुत डीपली मौजूद है। ठीक है, यानी आप लंग्स के अंदर जाओगे, ब्रोंकाई होंगे, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल बनेंगे और आखिर में जाके एल्वोलाई होंगे। ठीक है, यानी कि इन सब चीज़ों से हवा जब गुजर जाती है आखिर में एल्वोलाई पे पहुंचती है। तो हम कह सकते हैं कि जो रिस्पायरेटरी सरफेस है it is located deep inside the body in the lungs। so in order to perform exchange of gases, अगर हम gaseous exchange करना चाहते हैं तो air first must be brought into the lungs from the atmosphere। तो फिर atmosphere से हमें air को lungs के अंदर लाना होगा। so this process in which the air is brought into the lungs is called breathing or ventilation। वो process with the help of which the air is brought from the atmosphere, क्या air is brought from the atmosphere into lungs is called ventilation or breathing। ठीक है, ये डेफिनेशन आ जाए ब्रीथिंग की या वेंटिलेशन की, आपने जो मैंने अभी रिपीट किया है आपने बिल्कुल यही लिख देना है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ टू फेजेज। जो ब्रीथिंग होती है, जो इंसान सांस लेता है जिसके ज़रिए हवा से वो इनहेल करता है और एक्सहेल फिर हवा में करता है, ये इसके दो तरीके होते हैं, दो प्रोसेस हैं, दो मैकेनिज्म हैं टोटल। एक है इंस्पायरेशन जिसमें आप सांस अंदर लेते हो, जिसमें अंदर लेते हो तो यानी कि आप बाहर से एयर अंदर लेके जाते हो, ख़ास तौर पे ऑक्सीजन। ठीक है, और एक्सपायरेशन में आप अपनी बॉडी से ऑक्सीजन वगैरह और CO2 रिलीज़ करते हो। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं। इंस्पायरेशन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच एटमॉस्फेरिक एयर इज़ डायरेक्टेड थ्रू द एयर पैसेज वे up into the alveoli into the lungs। It is a process by which atmospheric air is taken through the air passageways into the lungs। यानी कि वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए एयर जो होती है ऊपर आ रही होती है, ये ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल बन गए और ब्रोंक्यूल से फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल से रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, देन उसमें एल्वेलर डक्ट के बाद एल्वोलाई। सो दिस प्रोसेस विद द हेल्प बाय विच द एयर इज टेकन फ्रॉम एटमॉस्फेयर into the alveoli through air passageways is called inspiration। It involves contraction of intercostal muscles and diaphragm। So intercostal muscles क्या होती हैं? वो मसल जो आपके रिब के बीच में मौजूद होती हैं उनको हम इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। ठीक है, तो वो कुछ मसल्स होती हैं जो आपके रिब्स के बीच में पाई जाती हैं। अगर ये 3 रिब्स हैं या 4 रिब्स हैं तो यहाँ पर मसल्स पाई जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर मसल्स पाई जाएंगी जिनको हम इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। तो इंस्पायरेशन में क्या होता है? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। तो इंस्पायरेशन के दौरान इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। डायफ्राम क्या होता है? इट इज़ अ लार्ज शीट ऑफ मसल्स, हमने पहले भी पढ़ा था। ये रहा डायफ्राम, ये डायफ्राम जो है ये मसल्स की शीट है। सो होता क्या है, जब आप इंस्पायरेशन करते हो तो आपकी इंटरकोस्टल मसल्स जो यहाँ रिबकेज बना रही हैं यहाँ पर वो भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और आपका डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, ये तो नीचे हो जाता है। ठीक है, अगर पहले आपका डायफ्राम ऐसे था, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा अब ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। जब नीचे आ जाएगा तो ये वाला एरिया हवा को मिल जाएगा। जब हवा को ये वाला एरिया मिल जाएगा तो अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा। जब जगह बढ़ जाती है तो ऑब्वियस ही बात है प्रेशर कम हो जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ जाती है प्रेशर कम हो जाता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक कमरे में 4 लोग मौजूद हों और वो सांस ले रहे हों और एक कमरे में 100 लोग मौजूद हों और वो सांस ले रहे हों,
जब 100 लोग सांस लेते हैं तो हम कहते हैं ना हमारा दम घुट रहा है, यहाँ पर लोग ज़्यादा हैं, वो इसलिए हो रहा होता है ऐसा, बिकॉज वहाँ पर वेंटिलेशन सही से नहीं हो रही होती, बहुत सारे लोग होते हैं और वो एयर को जब एक्सेल आउट कर रहे होते हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, ठीक है। सेम इसी तरह हमारी बॉडी में होता है कि जब आप क्या करते हो, डायफ्राम और इंटरकोस्टल्स मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो अंदर की जो चेस्ट कैविटी है इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्या, जब इंटरकोस्टल्स मसल्स एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, आपकी जो चेस्ट कैविटी है इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, यानी इसका साइज़ बढ़ जाता है, यानी कि ये बड़ी हो जाती है, ठीक है। यहाँ देखो, जब मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये मसल्स इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो चेस्ट कैविटी देखो फूल गई है। जब फूल गई है और ये जो डायफ्राम पहले यहाँ था, ठीक है, अब वो नीचे आ गया है, तो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से और इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम बढ़ गया है, लेकिन प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया है। जब प्रेशर कम हो गया है तो बाहर तो हवा का प्रेशर ज़्यादा है, तो बाहर जब प्रेशर ज़्यादा है तो बाहर की एयर जिसमें ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम तादाद में होगी, वो अंदर आ जाएगी, ठीक है। जब अंदर आ जाएगी तो प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। ये तो था इंस्पायरेशन का प्रोसेस, जिसमें इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स, जिसको चेस्ट कहते हैं, वो इंक्रीज़ हो जाता है और प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज। जब भी वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा प्रेशर डिक्रीज़ होगा। सो एक्सटर्नल एयर रशेज इनसाइड फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बाहर का हाई प्रेशर होता है, अंदर का लो प्रेशर होता है, तो फिर एयर अंदर आ जाती है, फिर लंग क्या करते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं। ये तो था इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होता है, ये इंस्पायरेशन का रिवर्स है। इंस्पायरेशन क्या थी, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एयर इज ब्रॉट इनटू द लंग। एक्सपायरेशन क्या है, एक्सपायरेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन नहीं एक्सपायरेशन इज द प्रोसेस इन विच एयर मूव आउट फ्रॉम एल्वोलाई इनटू द एटमॉस्फेयर। वो प्रोसेस जिसके ज़रिए जो आपकी एयर है ये मूव आउट करती है आपके लंग से या आपके एल्वोलाई से एटमॉस्फेयर में, इसको हम एक्सपायरेशन करते हैं। एक्सपायर का मतलब होता है एक्सहेल करना, बाहर निकालना। सो हमने कहा था इंस्पायरेशन के अंदर क्या, हमने कहा था कि इंस्पायरेशन के अंदर इंटरकोस्टल्स मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक्सपायरेशन के अंदर आपकी जो इंटरकोस्टल्स मसल्स हैं वो रिलैक्स करती हैं और आपका डायफ्राम भी रिलैक्स करता है। जब डायफ्राम रिलैक्स करता है दोबारा ऊपर हो जाता है, ठीक है। और ये जो रिब्स थी और इंटरकोस्टल्स मसल थी जो कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से पहले एक्सपैंड कर गई थी, अब दोबारा से उनकी जगह वापस अपनी जगह पर आ जाती हैं। पहले फूल गई थी, अब दोबारा अंदर की तरफ आ जाती हैं। जब अंदर की तरफ आ जाती हैं तो अब क्या हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। जब आप सांस बाहर लेते हो ना, एक्सपायरेशन करते हो, तो जब आपकी डायफ्राम रिलैक्स करता है और आपकी जो इंटरकोस्टल्स मसल है वो रिलैक्स करती हैं, तो आपका अंदर का प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, बिकॉज वॉल्यूम कम हो जाता है। क्या, एक्सपायरेशन के दौरान अंदर का प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है और वॉल्यूम जो होता है वो कम हो जाता है, जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से अंदर से हम हवा बाहर एक्सपायर कर देते हैं। बहुत दीज एक्टिविटीज डिप्रेसेस द चेस्ट इनसाइड, इससे चेस्ट जो होता है अंदर की तरफ चला जाता है, दब जाता है। जब चेस्ट अंदर की तरफ दब जाता है तो जो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी है वो कम हो जाता है, कॉजिंग एन इंक्रीज अपॉन द प्रेशर ऑन द लंग्स, जिसकी वजह से लंग्स के ऊपर जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब लंग्स को आप ऊपर से प्रेशर बढ़ा दोगे, दबाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एयर है हमारी लंग्स के अंदर मौजूद है वो बाहर चली जाएगी, आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये डायग्राम बता रहा था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब गैसियस एक्सचेंज इन एल्वोलाई, अब जो मैं एल्वोलाई की बात कर रहा हूँ कि व्हाट एक्चुअली आर एल्वोलाई, अगर पेपर में आ जाए डिफाइन एल्वोलाई तो लिखोगे एल्वोलाई इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द लंग एट विच गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। क्या, सो एल्वोलाई वो ऑर्गन है जहाँ पर, ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होती है। अगर सवाल है पेपर में कि गैसियस एक्सचेंज कहाँ होती है, ये होती है एट द लेवल ऑफ एल्वोलाई, ना ब्रोंक्यूल में होती है ना लंग्स के अंदर तो होती है, बट बेहतरीन आंसर क्या है, एल्वोलाई है। जो ऑक्सीजन जो होती है वो अंदर आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं डायग्राम समझाऊँ आपको कि ये है आपका एक एल्वोलाई और यहाँ पर आपकी एक ब्लड वेसल जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ से एयर जो है इसके अंदर आई है, बाहर से एयर आई है तो इसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, तो इसकी जो ऑक्सीजन होगी ना वो ब्लड ले लेगा और ब्लड की जो CO2 होगी वो एल्वोलाई दोबारा ले लेगा और CO2 दोबारा इसी रास्ते से बाहर चली जाएगी, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस हुआ है जिसके ज़रिए ऑक्सीजन जो है एयर ऑक्सीजन जो है वो एयर के ज़रिए अंदर आई है। जब अंदर आई है तो एल्वोलाई से ब्लड में गई है, ब्लड में तो गई है लेकिन किसके पास गई है, ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। और रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है यार, हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो आप
जो ना ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, क्या, जो ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेता है। सो क्या, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन विच इज़ फाउंड इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ ब्लड, और ये क्या करता है, अपने साथ ऑक्सीजन को अटैच कर लेता है ताकि फिर उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में मौजूद हर सेल के पास पहुंचाए। ठीक है, तो क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन है हमारा आरबीसी के अंदर, वो ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस दे देता है ब्लड से इनटू द एल्वेलाई। दिस गैसियस एक्सचेंज जो होती है इन्वॉल्व डिफ्यूजन, ये गैसियस एक्सचेंज होती तो है एल्वेलाई के जरिए, किस प्रोसेस के जरिए होती है, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कैसा प्रोसेस है, डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चीज़ें मूव करती हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, एंड इट बिकम्स पॉसिबल एट दिस लेवल। ये जो डिफ्यूजन है हो रही होती है एल्वेलाई पे, क्यों हो रही होती है, बिकॉज एल्वेलाई भी सेल की एक लेयर से मिलके बने, और ये जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिनके साथ ये एल्वेलाई अपनी गैस को एक्सचेंज कर रहा होता है, उनकी जो वॉल होती है वो भी एक सेल की लेयर से मिलके बनी होती है। सो बिकॉज बहुत पतली हैं, तो मैंने कहा था ना कि रिस्पायरेटरी सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें एक प्रॉपर्टी थी कि उसको थिन होना ज़रूरी है, एक प्रॉपर्टी थी कि वेट हो, और दूसरी थी उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो। ठीक है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी ये थी ना कि थिन हो, वो थिन वाली बात यहाँ पूरी हो जाती है कि एल्वेलाई सबसे ज़्यादा थिन होते हैं। ठीक है, और ब्लड कैपिलरीज भी सबसे ज़्यादा थिन होती हैं, तो आराम से गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। कि जो इंस्पायर एयर है, एक्सपायर एयर है, इसकी कंपोजिशन क्या है भाई, ये किस किस तरह मिलके बना है। ओके, जो हम सांस अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन हमारा जो होता है वो कितना होता है, 21%, जो हम अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम इनहेल कर रहे होते हैं, वो 0.03% होता है, बहुत कम होता है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है 79%, वाटर वेपर्स होते हैं जिसको हम कैलकुलेट नहीं करते। और जो टेम्परेचर होता है, जो एयर हमारे अंदर आ रही है उसका टेम्परेचर क्या होगा, जो बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होगा, सो उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है। अब जब आप एक्सहेल करते हो, तो आपने जो इनहेल की थी वो थी 21%, जो एक्सहेल कर रहे हो वो है 16%, यानी कि 5% ऑक्सीजन आपने यूज़ कर ली। ये MCQs का पॉइंट है कि इनहेल कितनी करते हो 21, एक्सहेल कितनी करते हो 16, तो यूज़ कितनी की है 5%। जो CO2 अंदर लिया था हमने, इनहेल किया था, वो बहुत कम था। जो एक्सहेल कर रहे हैं वो 4% है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सहेल कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इनहेलिंग। नाइट्रोजन जितना आया था उतना ही वापस चला जाता है, बिकॉज हम इसको यूज़ ही नहीं करते। जो वाटर वेपर्स होते हैं वो सेचुरेटेड होते हैं, यानी कि उनके अंदर आप प्रॉपर एक अच्छी तादाद में होते हैं, यानी कि ठीक है। और जो आपका टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है। ठीक है, अब सवाल पैदा ये होता है, यार ये टेम्परेचर 37 डिग्री क्यों है। ओके, एक और सवाल ये भी होता है, अगर यार बाहर गर्मी हो, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, तो क्या फिर भी ये 37 होगा। यार 37 ही होगा या 37 के आसपास होगा, यानी कि थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बिकॉज बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट इसके आसपास ही होगा। होता क्या है, जो टेम्परेचर हमारी बॉडी का होता है वही टेम्परेचर हमारी एयर का होता है। जब हमें बुखार होता है तो हम जब सांस ले रहे होते हैं और हा करके सांस निकालते हैं, क्या हम मतलब अपने मुंह को, लिप्स को पतला करके बाहर सांस ना लें, बल्कि डायरेक्टली अपने चेस्ट कैविटी से निकालें। ठीक है, अपने लिप्स को क्या पर्स ना करें। यार पर्स लिप्स का मतलब होता है कि आप अपने होंठों को दबाओ जिससे आप सीटी मारते हो। जब सीटी मारते हो तो आपकी हवा ठंडी निकलती है, बट अगर आप सीटी मारे बगैर पूरा मुंह खोल के हवा निकालो, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो वो होगी वो गर्म होगी, ख़ास तौर पे अगर आपको बुखार है, बिकॉज जो टेम्परेचर आपकी बॉडी का होगा वही टेम्परेचर आपके एक्सपायर एयर का भी होगा। तो नॉर्मली हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है, इसीलिए हमारी एक्सपायर एयर का टेम्परेचर भी 37 है। ठीक है, सो हमने अभी यहाँ पर देखा कि हमने जो एयर इनहेल की थी उसमें कार्बन 0.03% था, और जो एक्सपायर की थी उसमें कार्बन ज़्यादा था। तो कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करता है कि वो लाइम वाटर को ना, क्या, लाइम वाटर जो होता है उसको मिल्की बना देता है। क्या, CO2 जो होता है ना, लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। अब यहाँ देखो, एक हमने क्या किया, एक इंसान को लिया, हमने कहा कि भाई आप ना इस अपैरेटस में, इस पाइप के ज़रिए सांस बाहर निकालो। जब आप सांस बाहर निकालोगे तो इसके अंदर से 4% CO2 भी निकलेगा। जब 4% CO2 गैस निकलेगी इसके, ठीक है, वो अंदर जाएगी। जब CO2 अंदर जाएगी तो लाइम वाटर है, लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके इसको मिल्की बना देगी। फिर हमने सिरिंज के अंदर जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है, उस एटमॉस्फेरिक एयर में CO2 बहुत कम होता है, जो होता है 0.03, क्या 0.03 होता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक एयर में 0.03 होता है, और इस वाले में जो हम एक्सहेल कर रहे हैं 4% होता है। तो 4% ने तो इसको मिल्की कर दिया, बट जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें बहुत कम है, तो वो इसको क्या नहीं कर पाएगा मिल्की। तो ये एक्सपेरिमेंट है जो परफॉर्म किया गया है इसके बारे में। ठीक है, तो अगर सवाल आए कि भाई वाई द व्हेन अ पर्सन एक्सहेल्स
it turns the lime water milky. Why? Reason क्या है? Because exhaled air contain 4% carbon dioxide which is enough to change lime water into milky. Okay? अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो ब्रीथिंग होती है रेस्ट पे और एक्सरसाइज के दरमियान आपके सांस लेने की जो रेट होता है वो क्या होता है। आप नॉर्मली जब आप जब नॉर्मली सांस ले रहे होते हो तो बहुत आराम से सांस ले रहे होते हो, पर जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप बहुत तेज़ी से सांस लेते हो, ठीक है, बहुत डीप और बहुत तेज़ी से लेते हो। ये ऐसा क्यों होता है? यार नॉर्मली क्या होता है, जो सांस लेने का प्रोसेस है ना जिसे हम ब्रीथिंग कहते हैं, ये इनवॉलंट्री है। इनवॉलंट्री का मतलब होता है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये कंट्रोल कौन करता है? भाई जो ब्रीथिंग का रेट होता है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। ये एमसीक्यूज है कि ब्रीथिंग रेट इज़ कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस ऑफ आवर ब्रेन। तो क्या होता है, जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है वो चेंज होता है ऑटोमेटिकली, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं है तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। कब चेंज होगा? जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो हम लोग ज़्यादा तेज़ी से सांस लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेके जाएं। और इसी तरह अगर आपकी बॉडी में जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो CO2 अंदर ज़्यादा हो जाती है। जब अंदर CO2 ज़्यादा हो जाती है, क्यों हो जाती है? बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा होता है। जब आपके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होना तो CO2 ज़्यादा बनती है। तो जब CO2 ज़्यादा हो जाती है तो CO2 का बढ़ना भी ब्रीथिंग रेट को बढ़ाता है। क्या कि एक्सरसाइज करना तो ऑक्सीजन को वैसी ज़्यादा ज़रूरत है और CO2 का बढ़ना भी ब्रीथिंग रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। तो यही बात है कि फॉर इंस्टेंस अगर पर्सन एक्सरसाइज कर रहा होता है उसका रेट ऑफ ब्रीथिंग वुड इंक्रीज, उसका ब्रीथिंग का रेट इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन बाय हिज मसल। बिकॉज उसकी मसल्स जो है ना एक्सरसाइज के दरमियान ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही हैं, तो उसका रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज कर जाएगा। फिर क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता देयर विल बी एन इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इन हिज ब्लड। जब आपका ब्रीथिंग रेट इंक्रीज कर जाएगा और आपकी मसल ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ कर रही हैं, अगर ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करेंगी तो ज़्यादा CO2 भी बनाएगी। जब ज़्यादा CO2 बनेगा तो ब्लड में CO2 ज़्यादा हो जाएगा। जब ब्लड में CO2 ज़्यादा हो जाएगा तो इससे भी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है जो पेपर में आता है, कह रहे हैं इफ़ द एक्सरसाइज कंडीशन परसिस्ट, अगर आप ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज करते रहो तो क्या होगा? मसल्स को ग्लूकोज को तोड़ना है। और नॉर्मली क्या होता है, जब हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ते हैं। बट जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो आपकी ऑक्सीजन कम होना शुरू हो गई है। नहीं, आप सांस तो तेज़ी से ले रहे हो, बट आप जब एक दफ़ा वक्त आता है ना, आप थक जाते हो, फिर हिम्मत हार जाते हो, फिर एक्सरसाइज करना रोक देते हो। तो ये वहाँ पर ये काम हो रहा होता है कि आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो ख़त्म हो गई है। तो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी जो होती है वो ग्लूकोज को ब्रेक करती है विदाउट ऑक्सीजन। जब ग्लूकोज को आप ऑक्सीजन के बगैर तोड़ते हो ना, इट इज़ कॉल्ड एनारोबिक रिस्पायरेशन। सो व्हाट इज एनारोबिक रिस्पायरेशन? ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रिस्पायरेशन। ये आपने याद करनी डेफिनेशन। तो जब एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है ना ऑक्सीजन के बगैर, तो नॉर्मली क्या होता है, जब नॉर्मली रिस्पायरेशन होती है तो हमारी बॉडी रिस्पायरेशन के बाद CO2 बनाती है। जब नॉर्मली आपकी बॉडी में रिस्पायरेशन होती है तो आपकी बॉडी CO2 बनाती है, ठीक है, ऑक्सीजन का यूज़ करके। जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन है ही नहीं यूज़ करने के लिए तो फिर CO2 नहीं बनता, फिर आपकी बॉडी क्या बनाती है? लैक्टिक एसिड बनाती है इन मसल्स रादर देन CO2। तो लैक्टिक एसिड होता है आपकी मसल्स में जमा होना शुरू हो जाता है, तो इससे आपको पेन होता है और क्रैम्प होता है। इन नॉर्मल मसल्स आपकी मसल्स में पेन होता है और क्रैम्प्स होते हैं। फिर क्या होता है? द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड रिक्वायर एडिशनल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो लैक्टिक एसिड आपकी मसल्स में जमा हो गया है, इसको तोड़ने के लिए आपको पहले से ज़्यादा ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। और ये जो पहले से ज़्यादा ऑक्सीजन देते हो ना आप, एक डीप ब्रीथिंग के ज़रिए देते हो। ये ऑक्सीजन जो लैक्टिक एसिड को ख़त्म करने के लिए, तोड़ने के लिए चाहिए, उसे ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। पेपर में डेफिनेशन आती है ऑक्सीजन डेप्थ की, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वो क्या है? पूछते हैं कि वो डिफाइन ऑक्सीजन डेप्थ। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन विच इज़ नीडेड बाय लैक्टिक एसिड टू बी ब्रोकन डाउन इज कॉल्ड ऑक्सीजन डेप्थ। या अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक लैक्टिक एसिड इन मसल्स इज कॉल्ड ऑक्सीजन डेप्थ। और ये हम डीप ब्रीथिंग के जरिए करते हैं। अब एक और लास्ट टॉपिक है अभी का जो हमारी इस वीडियो का, दैट इज़ आर्टिफिशियल वेंटिलेटर। यार ये आर्टिफिशियल वेंटिलेटर क्या होता है? यार आर्टिफिशियल वेंटिलेटर, यार वेंटिलेशन क्या होती है? वेंटिलेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप बाहर से एयर इनहेल करते हो लंग्स में और फिर लंग्स से वापस एक्सहेल भी करते हो। इसको हम वेंटिलेशन कहते हैं। क्या? व्हाट इज़ वेंटिलेशन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू द लंग्स एंड देन एक्सहेलिंग एयर आउट ऑफ द लंग इज कॉल्ड वेंटिलेशन। मशीन, एक ऐसी मशीन जो लंग्स की तरह काम करे, यानी लंग्स की तरह क्या काम करे कि सांस अंदर भी ले बाहर भी निकाले। जब पेशेंट्स के नेचुरल ब्रीथिंग मैकेनिज़्म
डिफ़िकल्ट है। यानी कि अब इंसान को कोई मसला है, वो बेहोश पड़ा हुआ है और वो सांस सही से नहीं ले पा रहा, उसको निमोनिया हो गया है, उसके लंग्स के अंदर पानी जमा हो गया है। निमोनिया के अंदर अक्सर ये होता है कि पानी जमा हो जाता है। तो फिर क्या होता है, उस इंसान के लंग्स जो होते हैं वो सही से काम नहीं कर रहे होते। जब सांस लंग्स सही से काम नहीं कर रहे होते, उसकी ब्रीथिंग मुश्किल हो जाती है। सो आप उस बंदे को वेंटिलेटर पे लगा देते हो। जब वेंटिलेटर क्या है, एक ऐसी मशीन है, एक आर्टिफिशियल मशीन है जो लंग्स की तरह काम करती है। तो इस मशीन की मदद से ऑक्सीजन रिच एयर, ऐसी एयर जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो, इट इज़ सप्लाइड डायरेक्टली टू द ट्रेकिया थ्रू अ ट्यूब। तो आर्टिफिशियल वेंटिलेटर इज़ अ टाइप ऑफ मशीन, एक टाइप है मशीन की विच वर्क लाइक अ नेचुरल लंग्स। ठीक है, with the help of artificial ventilator, oxygen is supplied to the trachea directly through a tube which is inserted into the mouth till windpipe या up to windpipe। windpipe कहते हैं ट्रैकिया को। ठीक है, आप एक ट्यूब लेते हो, वो ट्यूब जो होती है प्रॉपर आपके विंड पाइप तक चली जाती है और फिर उसके ज़रिए ये एक आर्टिफिशियल वेंटिलेटर की मशीन है, सेटअप है। ये क्या करती है, ब्लोज एयर और एयर विद इंक्रीज ऑक्सीजन थ्रो द ट्यूब इनटू पेशेंट एयरवेज। ये क्या करती है, एक ऐसी मशीन है जो इन ट्यूब्स के ज़रिए पेशेंट के एयरवेज में, यानी कि सांस की नालियों में ऑक्सीजन को पहुंचाती है, ख़ास तौर पे विंड पाइप यानी ट्रेकिया को पहुंचाती है। फिर एक इसमें पार्ट होता है एंडोट्रेकियल ट्यूब। एंडोट्रेकियल ट्यूब क्या होती है, ये ऐसी ट्यूब होती है जो पेशेंट के मुंह से उसके ट्रेकिया तक जाती है। इसको एंडोट्रेकियल ट्यूब कहते हैं, जो पेशेंट के माउथ से ट्रेकिया तक जाती है, या विंड पाइप या ट्रेकिया एक ही बात होती है। ओके, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या होती है, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब एक ऐसी ट्यूब होती है जो इंसान के या जो पर्सन जो वेंटिलेटर पे लगा हुआ है उसकी नाक से जाती है इनटू द स्टमक। नाक से स्टमक में जो जाती है उसको नेज़ोगैस्ट्रिक कहते हैं। नेज़ो मतलब नाक और गैस्ट्रिक यानी स्टमक। नाक से स्टमक तक जा रही है, उसको नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब कहते हैं। और फिर जो होती है एयर फ्लो कर रही होती है टू द पेशेंट। ठीक है, हम उसके ज़रिए एक ह्यूमिडिफायर भी लगा देते हैं। व्हाट इज़ ह्यूमिडिफायर, ह्यूमिडिफायर एक ऐसी मशीन होती है जो वेंटिलेटर के साथ लगी होती है कि जो गुजरने वाली एयर को, जो आपने इंसान को पहुंचाना है, उसे ह्यूमिडिफाई करती है, यानी कि उसको मॉइस्चर कर देती है, यानी कि उसके अंदर थोड़े थोड़े वाटर के ड्रॉपलेट्स या वाटर के वेपर्स डाल देती है और उसे गर्म भी करती है। बिकॉज यही वाटर एयर को गर्म करना, ठीक है, एयर को गर्म करना और उसे मॉइस्चर करना, ये काम था हमारी नेज़ल कैविटी का। बट अब आप तो जो पाइप है आपके मुंह से डायरेक्टली जा रहा है ना आपके विंड पाइप में, तो मुंह तो उसको मॉइस्चर नहीं करेगा। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, ह्यूमिडिफायर यूज़ करते हो जो एयर को वार्म और मॉइस्चर कर देता है। और फिर क्या होता है, एक्सहेल एयर बाहर जा रही होती है इस पाइप के ज़रिए। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया है और इसके बाद इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। और ये रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर का टॉपिक है जो पेपर के लिए, जो इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एक उनमें से ये एक है, व्हाट के रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। ये पेपर में आ सकता है कि डिफाइन ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, न्यूमोनिया, या फिर सवाल आ जाएगा कि डिफाइन रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, या सिर्फ सवाल आ जाएगा डिफाइन लंग कैंसर। आपने इन पूरे सवाल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करूँ ताकि मैं आपके सारी कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।